व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है थाईलैंड के ऊपर। यूँ तो मैंने अपने चैनल पर थाईलैंड के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं। वीज़ा के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, बजट के लिए वीडियो बना चुका हूँ। ये सारे वीडियोस मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हैं, आराम से आपको मिल जाएंगे। तो फिर बात आती है कि आज की वीडियो में क्या अलग है जो मैंने पहले की वीडियोज़ में नहीं बताया है। मैंने आज तक अपने चैनल पर थाईलैंड के ऊपर ये वीडियो नहीं बनाया है कि क्या बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप थाईलैंड घूमने जाएँ। आप किसी भी कंट्री में घूमने जाते हैं, कुछ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। कुछ बातें आपको ऐसी होती है खाने के बारे में, कुछ बातें लोकल्स को डिस्कम्फर्ट नहीं करनी चाहिए और कुछ बातें आपकी खुद की सेफ्टी के लिए आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको मैं 20 ऐसी बातें बताऊंगा थाईलैंड के बारे में। जब आप जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द इंडियंस थाईलैंड जाते हैं, तो आपको ये सब बात ध्यान रखनी चाहिए थाईलैंड जाने से पहले। और थाईलैंड में आप ड्यूरिंग योर स्टे आपको ये सब बातें अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि आप कौन सी कंट्री में हैं। वहाँ की कुछ बातें आपके पास में रहेंगी तो आपको आसानी होगी यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाने में और ट्रैवलिंग करने में। थाईलैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड टूरिस्ट के बीच में काफ़ी मशहूर है। 2017 अकेले में ही यहाँ पर 27 बिलियन फॉरेनर्स ने एंट्री की थी। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर ही आते हैं और 20% जीडीपी थाईलैंड का आपको टूरिस्ट से ही मिलता है। पर इसका मतलब यही नहीं है कि रेनबो एंड सनशाइन हो थाईलैंड में, सारी की सारी चीज़ें अच्छी ही हों। कुछ चीज़ें हैं जो ख़राब हैं, जिसका बातों में आपको ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक बात आती है फर्स्ट पॉइंट की, मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बता देता हूँ इस लिस्ट में क्या है। ऑफकोर्स आप एक फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो आप कभी ना कहीं वहाँ पे एटीएम कार्ड अपना यूज़ करेंगे, एटीएम मशीन यूज़ करेंगे, तो आपको चार्जेस के बारे में जान लेनी चाहिए। कुछ चार्जेस आपको बैंक से लग सकते हैं और कुछ आपको थाईलैंड वहाँ से। अगर आप बैंक से आप पूछ लेंगे जाने से पहले तो अच्छा होगा। फॉरेक्स कार्ड भी आता है जाने के लिए। अगर फॉरेक्स कार्ड को आप लोड करवा लेंगे इंडिया से जाने से पहले तो आपको चार्जेस नहीं पड़ेंगे, डिपेंड्स ऑन द बैंक। बात आती है थाईलैंड की एटीएम मशीन्स की। तो आप जब वहाँ पर थाईलैंड पे एटीएम मशीन यूज़ करते हैं तो आपको वहाँ पर पूछता है, जब आप पैसे निकालेंगे, पैसे निकालने से पहले आपको एटीएम मशीन में लिखा हुआ आएगा इंग्लिश में, कंटिन्यू विदाउट कन्वर्जन। अगर आपने इसको बिना पढ़े लिखे ओके कर दिया तो आपको देने होंगे 12% ट्रांजेक्शन चार्जेस, जो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10,000 बाहत निकाले तो 10,000 बाहत में से आपको 1100 बाहत आपके कट जाएंगे ट्रांजैक्शन में। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप कैश निकालें ढंग से एटीएम में पढ़ लें क्या लिखा हुआ है, उसके बाद ही आगे एक्सपेक्ट करें और नहीं करें। शॉर्ट बोलो इस टॉपिक को तो डू नॉट एक्सपेक्ट द एटीएम्स कन्वर्शन रेट कभी भी। सेकेंड पॉइंट ये है कि वहाँ पे जो टुक टुक है वो मोर एक्सपेंसिव है दैन टैक्सीज़ के। तो अगर आप जाके ये सोचेंगे कि आप टुक टुक ले लेंगे, जिसको इंडिया में रिक्शास बोलते हैं, तो आपको सस्ता पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। टुक टुक काफ़ी महंगी होगी टैक्सी से और मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे मीटर्स भी नहीं होते हैं। मीटर्स होते हैं तो खाली ख़राब होते हैं। इस बात का ध्यान रखें। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़ पीपल वो उनको पसंद है टुक टुक में ट्रैवल करना। हम इंडियंस एक्चुअली हमारे पास रिक्शा है तो हमें इतना शौक नहीं है कि हम टुक टुक में वहाँ पर ट्रैवल करें। फिर भी एक बात का ध्यान रखें कि बेटर है अनकंफर्टेबली ज़्यादा पैसे दे के टुक टुक में बैठने की, आपकी थोड़ा कम पैसे दे एयर कंडीशन टैक्सी में थोड़ा चार्ज अगर आप एक्स्ट्रा दे भी देंगे 1-2 किलोमीटर का तो काफ़ी सेफ़ रहेगा आपके लिए। थर्ड पॉइंट उन लोगों के लिए जिनको लगता है थाईलैंड का नाम सुनते ही वो थाईलैंड में कुछ भी कर सकते हैं, काफ़ी मज़े आएंगे, कुछ इलीगल स्टफ भी कर सकते हैं ड्रग्स को लेके या रेड लाइट एरिया में जाने से। तो मुझे कमेंट में काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप रेड लाइट एरिया पे वीडियो बनाओ। भाई मुझे नहीं बनाना है, ट्रैवल चैनल है, मैं ट्रैवलिंग के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। आपको जाना है आप जाइए, खुद पता कीजिए। बात आती है थर्ड पॉइंट की। तो अगर उन लोगों को जिन लोगों को ये लगता है कि थाईलैंड काफ़ी फ्री कंट्री है तो मैं उनको बता दूं, एक बार सर्च करना गूगल पे थाई प्रिजन सेल्स। एक्चुअली मत करो, मैं आपके लिए कर लेता हूँ, देख लीजिए आप फ़ोटोज़ कैसी है जेल की। क्योंकि बैंकॉक काफ़ी स्ट्रिक्ट है ड्रग्स के मामले में और दूसरे इलीगल चीज़ों के मामले में। तो अगर आपको करना ही है तो इंडिया में कर लो, क्योंकि एटलीस्ट आप इंडिया में बोल तो सकते हो। अगर आपको पुलिस ने पकड़ा कि तू जानता नहीं मेरे बाप को, या चाचा विधायक है हमारे, थाईलैंड में क्या बोलोगे, पकड़ा जाओगे, सीधे जेल जाओगे। तो बेटर है इन सब से चीज़ों से दूर रहें, जाइए घूमिए, नॉर्मल चीज़ें, अल्कोहल ऑफकोर्स पी सकते हैं, चीप है। कुछ इलीगल सब्सटेंस में या स्टफ में ना फंसी तो आपके लिए अच्छा होगा। फोर्थ पॉइंट, छोटा सा पॉइंट ये है कि थाईलैंड में आमतौर पर बारिश होती रहती है मिडल ऑफ द डे। तो अगर आपके पास कोई हुडी होगा या अम्ब्रेला होगा छोटा सा भी तो काफ़ी काम आपके आ सकता है। क्योंकि अगर आपको चल रहे हैं पैदल और बारिश हो गई तो भीग सकते हैं फोकट में, क्योंकि बारिश एकदम एक साथ नहीं होती, 2-3 घंटों के लिए। 10-15 मिनट के लिए बारिश होगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर होगी, फिर बंद हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें और कुछ नहीं। फिफ्थ पॉइंट ये है कि आइस इज़ ओके, वाटर इज़ नॉट। हर जगह पानी मत पीना,
बॉटल बंद पानी ही लेना है वहाँ पे। हाँ, आप अपनी ड्रिंक्स में अल्कोहल हो या नॉन अल्कोहल ड्रिंक हो वहाँ पे आप आइस डलवा सकते हैं। पर अगर आपका स्टमक सुपर सेंसिटिव है, आपको जल्दी से बीमार पड़ सकते हैं, तो यहाँ वहाँ का पानी मत पीना। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मोस्ट ऑफ द होटल आप जब बुक करेंगे तो वहाँ पर आपको होटल पैकेजेस में, हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, बट मोस्ट ऑफ द होटल्स में आपको जब वो खाने के लिए पैकेज देते हैं वो खाना अच्छा नहीं होता है, फीका खाना होगा। अगर आपको फीका खाना ही खाना है तो अपने कॉलेज या हॉस्टल के अपने ऑफिस की मेस का खाना खा लेना, वैसे ही खाना होता है। मस्त, मतलब डायरिया भी नहीं होगा, कुछ भी टेस्ट नहीं आएगा, लगेगा कि 80 साल के बुढ़े हो जो वो खाना खाते हो। तो वो खाने से अच्छा है कि बाहर जाइए, कुछ लोकल चीज़ें खाइए, थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए स्ट्रीट फूड को, अच्छा लगेगा बजाय। नाइन्थ पॉइंट है, थाईलैंड में अगर आप डिनर के लिए अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, फैमिली के साथ भी है, तो वहाँ का डिनर सिस्टम थोड़ा अलग होता है, इंडिया जैसा नहीं होता है। इंडिया में कैसा होता है, हम डिसाइड कर लेते हैं कि आप क्या लेंगे, आप क्या लेंगे, आप क्या लेंगे, पर नहीं, थाईलैंड में ऐसा नहीं होता है। सारे लोग एक साथ बैठ के डिसाइड करते हैं कि वो क्या लेंगे और वो एक ही पॉट से अपनी प्लेट में डाल डाल के खाते हैं। और उसके बाद जो भी आप चीज़ें मंगाते हैं वो बारी बारी आती है, ना कि एक साथ टेबल पे आती है, तो इस बात का ध्यान रखें। और कुछ नहीं, इसके लिए एक नोट छोटा सा स्टार बना के ये है कि अगर आप काफ़ी सेंसिटिव हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा जल्दी डायरिया हो जाता है, आपका पेट ख़राब हो जाता है, तो आप इंडिया से हेपेटाइटिस ए का इंजेक्शन या शॉट जिसको बोलते हैं वो लगा के जा सकते हैं। इससे आपकी इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट। बस एक प्लस पॉइंट है, अगर आप लगा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब जो ये पॉइंट है वो है उन लोगों के लिए जो अकेले या दोस्तों के साथ थाईलैंड एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, एज ए टूरिस्ट नहीं, एज ए ट्रैवलर जा रहे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप जाइए ईशान आइलैंड को, क्योंकि वो अभी भी वहाँ पर ट्रैवलर्स नहीं आते हैं। ईशान नॉर्थ ईस्ट थाईलैंड में ऑथेंटिक थाईलैंड आपको देखने के लिए वहाँ मिलेगा। खाना, दोस्त लोग, म्यूज़िक सब वहाँ पर ऑथेंटिक। बीचेस भी काफ़ी खूबसूरत हैं। बीचेस एक्चुअली कुछ ज़्यादा वहाँ पर है नहीं, ना ही माउंटेन्स हैं, बट आपको एक ऑथेंटिक थाईलैंड अगर देखना है तो आप वहाँ पर एक बार ज़रूर जाइए। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो छोटा सा पॉइंट है, पर ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि छोटा सा मच्छर भी आपको मलेरिया कर सकता है। तो अपने साथ हमेशा ओडोमॉस या ऐसी कोई बग स्प्रे अपने साथ में रखें, क्योंकि आप जब भी किसी रेस्टोरेंट में या स्ट्रीट में जाएंगे तो मच्छर आपके आसपास हमेशा ही रहेंगे, और ऑफकोर्स आप ट्रिप के दौरान बीमार पड़ना नहीं चाहेंगे। तो अपने सूटकेस में ओडोमॉस के लिए जगह ज़रूर रखें। थाईलैंड में अभी भी लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी रॉयल फैमिली को, किंग को। अगर आप किसी म्यूज़ियम में जा रहे हैं, किसी टेंपल में जा रहे हैं जहाँ पे उनकी फ़ोटोज़ हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिए आप उनका मजाक ना उड़ाएं, स्पेशली अगर आपके लोकल्स आपके आसपास हों। जाइए, हाँ में हाँ मिलाइए और आ जाइए, ज़्यादा इस बहसबाजी में ना पड़िए। मोस्टली लोग डोंट ईट ब्रेकफास्ट, उनके यहाँ पे ब्रेकफास्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और ब्रेकफास्ट में भी सूप पियेंगे या राइस पोरेज खाएंगे जो उनको रात में डिनर भी होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप सुबह भूखे उठते हैं अपने हॉस्टल होटल में, तो उसमें आप ले सकते हैं अपने फ्रूट्स अपने पास रख लीजिए, ग्रोसरी स्टोर से नॉर्मल ख़रीद लीजिए, तो काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि आपको ब्रेकफास्ट में भी वही मिलेगा जो खाना आपको डिनर में मिलेगा। छोटी सी बात जो मुझे पहले बतानी चाहिए थी, पर अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, थाईलैंड पर अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं तो आपको इमिग्रेशन से होके जाना पड़ता है। तो इमिग्रेशन का एक फंडा ये है कि वहाँ पे जो इमिग्रेशन के लिए ऑफिसर्स खड़े रहते हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है अपने इमिग्रेशन को लेके और पूरी प्रोसेस को लेके। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर हो सके तो आप चूज़ करें एक मेल ऑफिसर को देन फीमेल को, क्योंकि मेल ऑफिसर थोड़े लीनियंट होते हैं कंपेयर टू फीमेल। ऐसा मैं तो बोल ही रहा हूँ, साथ में और भी ट्रैवलर्स बोलते हैं, और भी जगह उन्होंने बोला है कि चूज़ मेल ओवर फीमेल, आपको थोड़ी आसानी मिलेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, थाईलैंड में थाई डिशेस के लिए कभी 100 बात से ऊपर ना दीजिए। एक नॉर्मली आपको एक रेगुलर अच्छा जो मील मिल जाएगा वो 45 बात से 80 बात के बीच में मिल जाएगा। अगर 40 बात से नीचे देते हैं तो मोस्ट टाइमली ये होगा कि वो काफ़ी बेकार खाना होगा, एसएमजी मिला होगा, एसएमजी नहीं एमएसजी मिला होगा, इंग्रेडिएंट्स इतने अच्छे नहीं होंगे। अगर आप 100 बात से ऊपर देते हैं तो वो काफ़ी महंगा हो जाएगा, और लोकल्स भी वहाँ नहीं खाते हैं। और स्ट्रीट फूड का एक फंडा ये है, आप वहीं पर खाइए जहाँ पे लोकल्स खा रहे हों। अगर आप 100 बात से ऊपर देंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ये चांसेस हैं कि आपको अनपॉपुलर फ्रोज़न खाना मिले थाईलैंड का, जो आपको इतना पसंद नहीं आएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कि आप 50 बात में आपको सी फूड सैलड मिल जाएगा, 45 बात में आपको फ्राइड डिशेस मिल जाएंगी, तो इतना इनफ रहेगा किसी भी अच्छे डिशेस के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अल्कोहल की। अगर आप इम्पोर्टेड
अल्कोहल पीनेंगे तो आपको ऑफकोर्स महंगी पड़ेगी। जैसे कि आप कोरोना अगर वहाँ पर लेंगे तो आपको पे करने पड़ेंगे $6 तक। अगर आप वही एक लोकल बियर लेंगे और लोकल बियर काफ़ी अच्छी होगी, वहाँ की अच्छी होती है, तो उसके लिए आप पे करेंगे $1। $1 होता है 60 to 63 रुपीज़ के बराबर। तो ऑफकोर्स बेटर है कि आप $1 वाली बियर पिए बजाय $5-6 देने के। अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी जाने का सोच रहे हैं, जाएंगे और इसके लिए आप लेंगे, ट्रैवल करेंगे, बसेस लेंगे, तो मैं आपको बता दूं वहाँ के लोकल बसेस मत लेना थोड़ा पैसे बचाने के चक्कर में, क्योंकि वह काफ़ी डिसकम्फर्टेबल होंगी और वो हाईवे पे ऐसी गाड़ी चलाते हैं जैसे कि बैलगाड़ी चला रहे हो। बैलगाड़ी मतलब बिना यहाँ वहाँ देखे बस ठोक दो। तो बेटर है थोड़ा पैसे एक्स्ट्रा दीजिए। वीआईपी बसेस ले सकते हैं आप, जिसमें एसी होगा, थोड़ा आराम से आप बैठ के जा सकते हैं। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप थाईलैंड में सोच रहे हैं बाइक रेंट करने के लिए, भले वो थोड़ी देर के लिए भी हो, तो आपको चाहिए होगा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। मुझे उम्मीद है सारे लोगों को ये पता होगा। और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आपके साथ होना चाहिए इंश्योरेंस, आपके आप फुल होना चाहिए, क्योंकि आपका एक्सीडेंट हो गया तो काफ़ी बुरा होगा। इंश्योरेंस कैन कवर यू एंड हेल्प यू। कुछ थाईलैंड के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। अब मुझे पता है मैंने काफ़ी टाइम से बजट वीडियो नहीं बनाया है, मैं बनाऊंगा, प्रोसेस में हूँ, काफ़ी टाइम लगता है वो बनाने के लिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको सही देनी है। अगर आपको दोस्तों चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड पीस।